नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर हम लोगों ने कल की क्लास से माइनर एक्ट्स को पढ़ना शुरू कर दिया है। और हम सबसे पहले दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 यानी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने डाउरी के बारे में कुछ आधारभूत बातों को समझा, देखा, जाना। हाँ। हम्म। हम्म। वो वीडियो पब्लिक हो गई क्या? हाँ, वो वीडियो पब्लिक हो गई क्या? कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? मस्त हो? प्रसन्न हो? एक वीडियो आने वाली है, वो पता नहीं अभी किस कारण से आ नहीं पाई अभी तक। पर मुझे पूछना है कि वो वीडियो आउट आ गई क्या, आ गई क्या बाहर? हाँ। अभी वो वीडियो पब्लिक हुई है, नहीं हुई है? अभी नहीं आई है, जब आएगी तो बवाल हो जाएगा। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और अच्छा, आपकी शादी है। दीपक कुमार, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे भाई आपको। जीवन के नए अध्याय की शुरुआत एक नए तरीके से करें। और मेरी प्रार्थना है कि आप में से जब भी कोई विवाह करता है, शादी करता है, तो अपने पार्टनर को अपने बीते हुए जीवन के बारे में भावुकता में आकर के कुछ भी ना बताएं। यदि आपका जीवन साफ, स्वच्छ, निर्मल है, फिर तो बताने जैसा कुछ भी नहीं है। बट अगर कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें नहीं बताना चाहिए, समझ रहे हो आप सब चीजें, भावुकता में आके कि हमारा पहले इनसे संबंध था, हमारा उनसे संबंध था, ऐसा कभी भी नहीं बताना चाहिए। आप शादी कर रहे हो तो बिल्कुल एक न्यू स्टार्ट करो। जिसके साथ शादी कर रहे हो उसके साथ दिल से जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो जाओ, और उसी को पूरी तरह से समर्पित हो जाओ आप। ठीक है? और पिछली बातों को भूल से भी उठाने की जरूरत नहीं है कि चलो हम पहले अपनी लाइफ को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो अपने जीवन को खराब करते हो। ये प्रो टिप है, याद रखना। मैंने ऐसे एक परिवार को बर्बाद होते हुए देखा है। हमारे साथ में एक लड़का है, उसका कोई मित्र है, उसके साथ में ऐसा हुआ है, उसने प्यार प्यार में अपनी पहली रात के दिन, पहली रात में अपनी सारी बातें अपनी धर्म पत्नी जी को बता दी, और अब वह रिश्ता तलाक की ओर अग्रसर है। हाँ। चलिए, चलिए, ठीक है, आप शुरू करते हैं। और देखते हैं, जानते हैं। हम लोगों ने कल धारा दो, प्यार दो, दहेज दो, यहां तक समझ लिया था। अब वो धाराएं जो दहेज के संबंध में या दहेज को एक अपराध बनाती हैं, उसको जानना शुरू करते हैं। और कोशिश करेंगे आज इस एक्ट को फिनिश कर लिया जाए, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ में। आप क्या मुझे बता पाएंगे, क्या आप मुझे बता पाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर? दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था? व्हेन वाज द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट इनेक्टेड? तो 1 जुलाई 1962 है, 1 फरवरी 1961 है, 20 मई 1961 है, और 5 जून 1961 है। एक बार आंसर करिएगा। हम्म। अरे तुम मेरे तिलक के पीछे क्यों पड़े रहते हो भाई? कोई पूछता रहता है आप ये तिलक कैसे लगाते हो, ब्याह में भी ये लगा के जाते हो क्या? कोई बच्चा पूछ रहा है अपने ब्याह में भी इसको लगा के जाओगे? अरे मैं, तुम छोड़ो, तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, इस पे आंसर करो। तो देखो, ये पूछ रहा है अधिनियमित, बहुत ध्यान से सुनना है। तो अधिनियमित होना, ठीक है, क्या होना? अधिनियमित होना। तो अधिनियमित हो रहा है 20 मई 1961 को। बट ये इनेक्ट हो रहा है, इस तारीख को क्या हो रहा है? इनेक्ट हो रहा है, इनेक्ट हो रहा है। और अगर आपसे पूछे कि भाई ये एनफोर्स कब हो रहा है, एनफोर्स, तो एनफोर्स हो रहा है या लागू हो रहा है या प्रवृत्त हो रहा है, तो आपको बोलना है 1 जुलाई 1962, है ना? 1 जुलाई 1962, 62 है, 61 है, 61 होना चाहिए। ठीक है, 61 होना चाहिए, 1 जुलाई 1961 होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको समझ लेनी है। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन और इसमें आप जवाब दो। हाँ, एक एक क्वेश्चन पे आप और उत्तर दो।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बताना दहेज में क्या शामिल नहीं है। हम्म हम्म इसका आंसर करना एक बार। दहेज में क्या शामिल नहीं है? विवाह के समय पक्षकारों को कुछ देने के लिए करार, विवाह के बाद लड़की के घर वालों से सामान मांगना, विवाह के पूर्व आपस में लेने और देने की संविदा और मेहर। तो व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन डावरी? एग्रीमेंट टू गिव समथिंग टू द पार्टीज एट द टाइम ऑफ मैरिज, asking for goods from the girl's family after marriage, contract of mutual taking and giving before marriage और मेहर। तो हमने एक चीज देखी थी कि मेहर या महर जो है वह दहेज के अंतर्गत नहीं आता है। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। तो चलो कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, फिर क्वेश्चन तो हम लोग करते रहेंगे। कोई बड़ी बात, कोई अजीब सी बात इसमें नहीं है। सेक्शन 3 की तरफ हमको चलना पड़ेगा और सेक्शन 3 को हमको देखना पड़ेगा। द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है, और क्योंकि छोटा एक्ट है, इंपोर्टेंट एक्ट है, तो धाराओं को थोड़ा सा याद रख लेना जरूरी है। धाराओं को थोड़ा सा याद रख लेना जरूरी है। क्या बात बोली जा रही है? दहेज लेने या देने के लिए शास्ति। अगर कहीं पर शास्ति शब्द का प्रयोग हो रहा है तो शास्ति को ही पेनल्टी कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में इसी को ही पेनल्टी कहा जाता है, और इसी को आप साधारण भाषा में दंड कह सकते हैं, और दंड को ही आप पनिशमेंट से संबोधित कर सकते हैं कि उसके बारे में वहां पर पनिशमेंट की चर्चा हो रही है। ठीक है, वहां पर उस पनिशमेंट की चर्चा हो रही है। तो यहां पर ध्यान रखना है, धारा 3 में दहेज लेना और देना दोनों अपराध हैं। पेपर में आपसे पूछेगा कि वह कौन सी धारा है। पेपर में आपसे पूछेगा, पेपर में आपसे पूछने का प्रयास करेगा कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा है ना, कौन सी धारा? तो धारा 3 के अंतर्गत, धारा 3 के अंतर्गत, धारा 3 के अंतर्गत दहेज लेना और देना, ये चीज ध्यान रखना, दहेज लेना और देना, दहेज लेना और देना दोनों अपराध हैं। देना दोनों अपराध हैं, दोनों अपराध हैं। दहेज लेना अपराध नहीं है, दहेज देना भी अपराध है, और इसको दंडनीय बनाती है कौन सी धारा? इसको दंडनीय बनाती है इसकी आपकी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की धारा 3, ये 3 लिखा हुआ है। अच्छा, मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि लड़की का जब झगड़ा हो जाता है ससुराल में, तो वह अपने घर चली जाती है, अपने मायके चली जाती है, वहां जाकर के सबसे पहले जो केस करवाती है, हाँ, जो केस करवाती है वो दहेज का ही होता है। और तो मेरी समझ में नहीं आता कि दहेज के मामले में फिर एकदम से लड़के वालों को क्यों उठा के ले जाते हैं। ये तो बात समझ में आती है। मान लिया दहेज की मांग की जा रही है तब तो समझ में आता है, बट दहेज दे दिया गया है, इतना मांगा गया था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, तो ऐसे में लड़की वालों को क्यों नहीं उठाती? क्योंकि मामले, आप सोचो ना कि लेने वालों को तो उठा रहे हैं, पर देना भी तो अपराध है, देना भी तो अपराध है। तो मामला यहां पर ज्यादातर यह होता है कि दहेज की मांग को दिखाया जाता है कि दहेज की मांग की जा रही है। ठीक है, पहले और बाद में फिर जब सेटलमेंट का मामला आता है तो ब्याह, तो तमाम तरह से चीजें हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है, पूछेगा कि दहेज लेना और देना कौन सी धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, धारा 3 इस बात को बोलती है कि इस कानून के लागू होने के बाद, इस कानून के लागू होने के बाद, तो लागू कौन सी डेट को हो रहा है? 1 जुलाई 1961 को यह लागू हो रहा है ना, 1 जुलाई 1961 को यह लागू हो रहा है। तो इसके लागू होने के बाद यदि कोई व्यक्ति दहेज लेता है या देता है तो उसे जेल होगी, और 5 साल से कम की जेल नहीं होने वाली है। क्या? उसको मिनिमम 5 साल की जेल होगी। यहां पर इतने से इतनी, जैसे हम बीएनएस में पढ़ के आए हैं कि 10 साल से 15 साल या 20 साल या 3 साल से 7 साल की सजा, नहीं, यहां पर लिखा गया है कम से कम उसको 5 साल की जेल होगी, साथ में उसको जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। ये प्लस में है, किसमें है? ये प्लस में है। प्लस में उसको जुर्माना 15,000 रुपए तक का जुर्माना भी उसको भुगतना पड़ सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। या आप बोलोगे सर 15,000 रुपए के जुर्माने से क्या फर्क पड़ता है? तो कानून 1961 का है, बाद में भी इसमें संशोधन हुए हैं, परंतु उन्होंने एक पॉइंट यहां पर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। वो पॉइंट यह है कि 5 साल तो मिनिमम जेल होगी, पर साथ में दहेज के बराबर रकम भी जुर्माने के रूप में वसूली जा सकती है। सपोज करो कि दहेज जो है वो 5 लाख का या 7 लाख का या 10 लाख रुपए तक का ले लिया गया है। अब ले लिया गया है
तो यहां पर क्या चीज है, यहां पर आपको उतनी ही रकम के बराबर जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो धारा 3 मेरे साथ बोलो क्या बात है, धारा 3 दहेज लेने और देने दोनों को क्या बनाती है, दंडनीय बनाती है। यह बात आप ध्यान रखें, यह बात आप बहुत अच्छे समझिए। जी जी अंशिका तिवारी जी बताइए बेटे, क्या क्या पूछना है आपको। हाँ, क्लास में किसी को इग्नोर थोड़ी किया जाता है बच्चे, ये पढ़ाया जा रहा है, आपको कुछ प्रश्न पूछना है आप पूछिए। हम्म हम्म हाँ ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो धारा 3 में दहेज लेना और देना अपराध है, दहेज लेना और देना अपराध, दहेज लेना देना अपराध, दहेज लेना देना अपराध, धारा 3 अपराध, धारा 3 क्या याद रखना है, धारा 3, धारा 3 दंड है मिनिमम 5 साल का, और मतलब 5 साल से कम नहीं, मिनिमम तो 5 साल होनी है, ज्यादा भी हो सकती है। और जुर्माना जो फाइन लगेगा वो 15,000 रुपए या दहेज के मूल्य के बराबर। उसके बाद यहां पर एक चीज मैं आपको समझाता हूं, यहीं पर धारा 3 में एक चीज बताई गई है, जैसे उन्होंने बताया है कि दहेज क्या नहीं है, जैसे दहेज की परिभाषा बताते हुए, जैसे दहेज की परिभाषा बताते हुए उन्होंने एक पॉइंट को क्लियर किया कि मेहर या महर जो है वो, हाँ मेहर या महर जो है वो क्या है, आपका दहेज के अंतर्गत काउंट नहीं होता है। जी आकांक्षा जी धन्यवाद बच्चे, बहुत बढ़िया बेटे, पढ़ने पे ध्यान दो। आपके अगर प्रश्नों का भी उत्तर दूंगा तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, और मेरा टारगेट है कि मैं आज इसको फिनिश कर दूं, ठीक है, क्योंकि हमको अभी बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ सीखना है। अभी हमारा टारगेट ये है कि अगर कितने भी क्वेश्चन आए मूल विधि से यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में, तो वो मैक्सिमम हमारे पढ़े हुए हों और हमको फायदा हो। जब हम इतना टाइम लगा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उसका आउटपुट भी निकलना चाहिए, ठीक है। अब प्लीज एक बार पढ़िए ध्यान से। तो यहां पर धारा 3 में दहेज लेना देना जहां पर अपराध है, वहां पर एक बात बताई जा रही है कि क्या दहेज नहीं माना जाएगा। तो कोई भी भेंट, पॉइंट नंबर 1, कोई भी भेंट, भेंट का मतलब क्या होता है, गिफ्ट, कि भाई मेरे लिए क्या भेंट लाए हो आप, मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो। तो एनी गिफ्ट, कौन सा गिफ्ट, जो बिन मांगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। तो अगर कोई दहेज मांगता है, कब कल को आप दरोगा बन जाते हो, तो आपसे कहते हो कि आपसे पूछेगा भाई, लड़की घर वाले आके पूछेंगे जी आपकी कोई डिमांड तो नहीं है, तो आपके पिताजी तो चुप हो जाएंगे, आपको लगे यार दरोगा बने हैं, कुछ ना मिलना चाहिए, कुछ ना, हाँ प्रिया कल की क्लास देखिए, उसमें महर समझ में आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। तो फिर कुछ अगर कुछ लोग तेज होंगे तो कह सकते हैं, है ना, बिन मांगे मोती मिले, बिन मांगे मोती मोटी मिले, मांगे मिले न भीख, मांगे मिले न भीख, ये चीज है। हाँ, तो बिना मांगे, अगर क्या हो रहा है, मांगा नहीं गया है, डिमांड, तो सीधे सीधे याद रखना है, डिमांड इक्वल टू डावरी, ठीक है। जहां पर मांग सम्मिलित हो जाती है वहीं पर दहेज प्रभावी होता है। अगर बिना मांगे क्या हो रहा है, वर को कोई वस्तु मिलती है, अगर वर मतलब लड़का, वर का मतलब यहां पर क्या है, वर इक्वल टू लड़का, दूल्हे राजा, क्या है, लड़का, है ना, ग्रूम ना, छोरा, मोड़ा, है ना, मोड़ा, छोरा, लइका, ये सब नाम है, लइका, ठीक है, दुल्हा, दुल्हा, तो ये सब पर्यायवाची मैंने लिख दिए यहां पर। तो भाई अगर मोड़े को, छोरान को, है ना, लइका को, किसको, वर को या दूल्हे को, लड़के को, ग्रूम को बिना मांगे लड़की के पक्ष की तरफ से कुछ मिलता है, और तो वह दहेज नहीं माना जाएगा। भाई माले फॉर्चूनर मिल गई, अब मांगा नहीं था, मतलब भाई साहब दरोगा है, भौकाल अलग है, मिल गई तो मिल गई। वैसे तो अब मैं क्या कहूं कि लौटानी चाहिए नहीं लौटानी चाहिए, भगवान जाने आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, बट लड़के हाँ लौटा देते हैं, तो वो बात अलग है। पर अगर बिना मांगे मिल गई है और आपने अपने पास रख ली है, तो वो दहेज नहीं मानी जाएगी। बट आप हम दरोगा हैं, हमको गाड़ी तो चाहिए, उधर से आ रही है फिर गाड़ी, तो फिर दहेज हो जाएगा। मांग लिया तो दहेज हो जाएगा, बिना मांगे अगर मिल रहा है तो फिर आप मना करें ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज ए गिफ्ट आपके पास वो चीज आ जाएगी। और सेम चीज
अगर कोई भेंट यानी कि कोई गिफ्ट बिना मांगे, लड़की वाले भी बहुत चालू होते हैं, ऐसा नहीं है कि लड़की वाले चालू नहीं होते हैं, बड़े कलाकार होते हैं। वधु को, वधु मतलब कन्या, मतलब कि ब्राइड, मतलब कि मोड़ी, मतलब कि छोरी। अब मेरे को वो पता नहीं है बिहारी में क्या, भोजपुरी में क्या कहते हैं, लई का तो है, लई की क्या कहते होंगे पता नहीं, ठीक है। और दुल्हन को बिना मांगे कोई वस्तु मिलती है तो वो दहेज में काउंट नहीं होती है। ये चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, बहुत अच्छे समझ लें। तो धारा 3 दहेज लेने और देने को दंडनीय अपराध बनाती है। मिनिमम 5 साल की सजा है, मिनिमम 5 साल की सजा है, और मिनिमम 5 साल की सजा है, और क्या पॉइंट है आपका, और 15,000 रुपए तक का जुर्माना या दहेज के मूल्य के बराबर जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। परंतु दहेज में कोई भी ऐसा गिफ्ट जो बिना मांगे लड़का या लड़की को दिया जाता है वो दहेज के अंतर्गत काउंट नहीं होता है। अब यहां पर, अब दहेज धारा 3 में क्या था, लिया और दिया, मतलब कि ले लिया और दे लिया। तो दहेज लेना और देना अपराध, यानी कि एक्ट डन बाई लड़का पक्ष बाई लड़की पक्ष, डन हो गया है, ठीक है, फाइनल हो गया, वो हो जाएगा। बट यहां पे क्या है, धारा 4 में दहेज मांगना अपराध है, ठीक है। यहां पर क्या है, धारा 4 में क्या है, धारा 4 में दहेज मांगना अपराध है। यहां पर दहेज मांगना, कि मांगा जा रहा है कि हमको दे दो, हमको गाड़ी दे दो, भिखमंगे हैं हम, हमने कभी ना देखी, हमने ना पैसा देखा ना रुपया देखा, बस तुम्हारे घर से ही है ना, यहां से तुम्हारे घर से ही है। तो दहेज मांगना अपराध है ना, इसमें क्या है, दहेज मांगना अपराध है। धारा 3 में दहेज लेना देना अपराध है, परंतु धारा 4 में दहेज मांगना अपराध है। पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी, और धारा 4 में दहेज मांगने के लिए दंड है, यानी दहेज मांगना अपराध है और इसका दंड है, और इसका दंड इसमें बताया गया है, और इसका दंड है, और इसका क्या है, दंड है, इसका पनिशमेंट इसमें दिया गया है। तो जेल होगी अगर किसी ने दहेज मांगी और दहेज मांगा धारा 4 में, तो अपराध बन जाएगा, और जेल होगी। तो मिनिमम कितनी जेल होगी, 6 महीना कम से कम जेल होगी, 6 महीने से कम जेल नहीं होगी, जो मैक्सिमम 2 साल तक की जा सकती है। तो अगर आपको शॉर्ट वे में यहां पर लिखना है तो दहेज मांगने में दंड, दहेज मांगने के लिए दंड, दहेज मांगने के लिए दंड जो आपको बताना है, तो भाई जेल होएगी भाई साहब, जेल। और मिनिमम कितनी और मैक्सिमम कितनी, तो मिनिमम आपकी होगी 6 महीने, 6 महीने तो जेल में जाना ही पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा, और जो कि 2 साल तक की हो सकती है, 6 मंथ्स टू 2 ईयर्स तक ये अवधि हो सकती है, और फाइन भी चुकाना पड़ सकता है जो 10,000 रुपए तक का हो सकता है, ठीक है। यहां पर फाइन लिख लीजिए, जुर्माना लिख लीजिए, जुर्माना 10,000 रुपए तक का चुकाना पड़ सकता है। कितना, 10,000 रुपीज तक का जुर्माना चुकाना, रुपए तक का, है ना, रुपए तक का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। तो धारा 1 में नाम विस्तार, संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ है। धारा 2 में दहेज की परिभाषा है, जिसमें परिभाषा के साथ साथ मेहर को उससे बाहर किया गया है। धारा 3 में दहेज लेना और देना अपराध है, और उसका दंड मिनिमम 5 साल की सजा या और प्लस में 15,000 रुपए का जुर्माना या दहेज की संपत्ति के बराबर रकम जुर्माने के रूप में वसूली जाएगी। धारा 4 में दहेज मांगना अपराध है, डिमांडिंग फॉर डाउरी, डिमांडिंग डाउरी, तो है ना, डिमांडिंग, अगर कोई डिमांड कर रहा है डाउरी की तो यह अपराध है, और उसको मिनिमम 6 महीने से लेकर मैक्सिमम 2 साल तक की जेल, साथ में 10,000 रुपए तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। हाँ, प्लस में है, प्लस में ही है, ये सब चीजें प्लस में है। उसके बाद अब यहां पर यह बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। आपने देखी होंगी इंस्टाग्राम, में तो चलाता हूं इंस्टाग्राम, आपने देखा होगा, इंस्टाग्राम आईडी भी मेरी देखी होगी। मेरे को बड़ा मजा आता है, पहले मैं नहीं चलाता था, मेरे को लगता था यार बस खाली बकवास ही आती है, पर नहीं, बढ़िया बढ़िया कंटेंट भी आता है, एक से एक टैलेंट देखने को मिलता है। आप मेरे कमेंट भी देख सकते हो, मैं जब भी मेरे को कहीं पे सिंगिंग बहुत अच्छी लगती है या कोई इंस्ट्रूमेंट बहुत बढ़िया बजता है, मैं लिख देता हूँ कमेंट वहां पे, हाँ, मैं प्रोत्साहित कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, जैसे एक बच्चा है, एक व्लॉग बना रहा था वो बच्चा, और वो पढ़ता है, हाँ, वो पढ़ता है बच्चा, तो मैंने उसको भी प्रोत्साहित कर दिया, भाई लगे रहो, चिंता मत मानो,
तो इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा कुछ वीडियोस चली थी लगभग साल 2 साल पहले कि ये मेरी बेटी है, बहुत सुंदर है, बड़ी खूबसूरत है, जो भी इससे ब्याह करेगा मैं उसको अपनी संपत्ति में से 20 लाख रुपए, ये पीछे मकान दिख रहा है ये मकान उसके नाम कर दूंगा, और 50 लाख रुपए की एफडी है वो एफडी मैं उसको दे दूंगा। ठीक है, ये चीज, ये एफडी मैं उसको दे दूंगा, ऐसा ऐसा आपने देखा होगा ना। ये अपराध है। ये क्या है? ये अपराध है। धारा 4 क्या है? विज्ञापन पर पाबंदी। क्या है? विज्ञापन पर पाबंदी। विज्ञापन मतलब एडवर्टीजमेंट, बैन ऑन एडवर्टीजमेंट, यानी विवाह के बदले, विवाह के बदले, विवाह के बदले कुछ संपत्ति देने का, कुछ संपत्ति देने का विज्ञापन, कुछ संपत्ति देने का विज्ञापन कि ये मेरी लड़की है, इससे ब्याह कर लो, मैं तो बूढ़ा हो रहा हूं, मैं क्या ही करूंगा इस चीज का। आप मत चक्कर में पड़ जाना। सर अभी भी चलती है? ठीक है भाई, मेरे सामने तो नहीं आती, मेरा फीड तो साफ हो चुका है। हाँ, अधिनियमित को ही पारित होना बोलते हैं, उसी को इनेक्ट होना बोलते हैं। लागू होने को प्रवृत्त होना एनफोर्समेंट और केम इनटू फोर्स बोला जाता है। हम्म हम्म हाँ, कोई बात नहीं विकास, मुझे पता है संशोधन है, पर हम उसको इतना ज्यादा वरीयता नहीं देंगे क्योंकि इतना डिटेल में नहीं जाएगा चीजें। अखबार तो आता है, तो अखबार आता है, ठीक है। विज्ञापन पर पाबंदी, पर यह थोड़ी है कि गोरी कन्या, सुंदर वर, बीटेक एमटेक, पायलट, है ना, मैजिशियन, जादूगर, इंजीनियर, डॉक्टर, सुंदर लंबे सुशील लड़के के लिए सुंदर कन्या चाहिए, ऐसे तो लिखा रहता है। फर्जी, उसमें से देख के विवाह ना कर लेना तुम, नहीं तो नप जाओगे। विवाह हमेशा अपनी जान पहचान में से करना चाहिए, मतलब कि रिश्तेदारी में से, जहां पे आपने, जहां पर आपको लड़की वालों ने अक्सर देखा हो रिश्तेदारियों में, जहां पर आपने लड़की को अक्सर देखा हो रिश्तेदारियों में, और आप नेचर जानते हो वहां से। और विवाह करते समय रूप को बहुत ज्यादा वरीयता नहीं देनी चाहिए कि बहुत सुंदर है, बिल्कुल राजकुमारी लेके आएंगे, बिल्कुल खूबसूरत लेके, ज्यादा रूप खतरनाक हो जाता है, समझ लेना इस बात को। ज्यादा रूप खतरनाक हो जाता है। दरोगा जी, बाहर तो रखवाली करोगे ही, घर के अंदर भी रखवाली करनी पड़ जाएगी। हाँ, तो ज्यादा रूप नहीं देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? क्या देखना चाहिए? परिवार देखना चाहिए। परिवार मतलब कैसा? ये नहीं कि मालदार कितने, नहीं, परिवार में एक्चुअल माहौल कैसा है, लोग एक दूसरे के साथ बिहेव कैसे करते हैं, बोलते कैसे हैं, एक्सेंट कैसे हैं। और ये कब पता लगेगा? जब रिश्तेदारी में ब्याह होगा। तो बोलते कैसे हैं, आंसर कैसे करते हैं, है ना। महिलाएं औरतों के प्रति क्या व्यवहार रखती हैं, पुरुष और महिलाएं पुरुषों के प्रति क्या व्यवहार रखती हैं, और पुरुष स्त्रियों के प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं। घर में मारपीट, लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता, माँ को मारा तो नहीं जाता, ठीक है, औरतों को मारा तो नहीं जाता, दबा के तो नहीं रखा जाता, और औरतें मर्यादा का अतिक्रमण तो नहीं कर रही हैं। स्वतंत्रता अलग है, मर्यादा का अतिक्रमण तो नहीं कर रही हैं। तो इन सब चीजों का, है ना, कला में कितना ध्यान है ना, किसी तरह की आर्ट्स में कितना ध्यान है, गायन में, वादन में, संगीत में, नई चीजों को सीखने में कितना रुझान है, ऐसी चीजों को देख करके विवाह करना चाहिए। सेम लड़कों के लिए भी है। रूप तो अपने आप आ जाता है, ठीक है, युवावस्था सब पे आती है, सब चमकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि सुंदर ना लगता हो, युवावस्था में सब सुंदर लगते हैं। चलो, हाँ हाँ, ज्यादा सुंदर होती है फिर उसकी रखवाली करनी पड़ती है, फिर बाहर से आ जाते हैं। हाँ, है ना, और भाभी जी घर पे हैं, तो कहा, भाई निकल जाए यहाँ से, पिस्टल लोड है। ठीक है, तो बैन ऑन एडवर्टीजमेंट। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है क्या, कि यदि कोई व्यक्ति, हाँ, यदि कोई व्यक्ति अपने बेटा, उसका लड़का है या उसकी बेटी है, या उसका कोई नातेदार है, नातेदार का मतलब रिश्तेदार से है ना, उसका मतलब किससे है? रिश्तेदार से है। कोई रिश्तेदार है, मतलब कि भतीजा है, भांजा है, इत्यादि इत्यादि कोई है। हाँ, हम्म, हाँ बेटे, पढ़ने पे ध्यान, मेरे को प्लीज, कोई भी मेरे को प्लीज ये ना बोला करे कि आगे चलो आगे चलो, नहीं तो फिर मैं तुम्हें बिठा दूंगा, तुम पढ़ाओगे, मैं भी भाई साहब अपने मोबाइल में, मेरा भी सब्सक्रिप्शन ऑन है, मैं पढ़ूंगा बैठ के और तबाह कर दूंगा, इतने कमेंट लिखूंगा, तुम ब्लॉक ही करवाना पड़ जाएगा मुझे। हाँ,
तो क्या याद रखना है कि यदि कोई व्यक्ति अपने बेटा, अपनी बेटी या नातेदार से विवाह के बदले, है ना, विवाह के बदले कि भाई मेरे बेटे से, मेरी बेटी से या मेरे रिश्तेदार से इससे विवाह कर लो, किसी न्यूज़पेपर में या किसी अन्य माध्यम से, सोशल मीडिया में कहीं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे या किसी भी ऑनलाइन साइट पे, वेबसाइट पे, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन द्वारा संपत्ति, कोई संपत्ति, प्रॉपर्टी है, मकान है, दुकान है, प्लॉट है, बंगला है, आदि है, धन आदि का हिस्सा देने का वादा करता है, तो ये एक गंभीर अपराध है कि मेरे बेटे से शादी करो, मेरी बेटी से शादी करो और मेरे इस रिश्तेदार से शादी करो, तो मेरी प्रॉपर्टी में इतना हिस्सा मैं आपको दे दूंगा, मेरे पास इतने पैसे हैं उसमें से आप इतना आपको दे दूंगा। ये चीज कंप्लीटली इलीगल है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उस व्यक्ति को मिनिमम 6 महीने की जेल होगी, जो मैक्सिमम 5 साल तक की हो सकती है। कितनी हो सकती है? 5 साल तक की हो सकती है। साथ में 15,000 रुपए तक का जुर्माना भी उस व्यक्ति को भुगतना पड़ सकता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। हाँ। हम्म। हम्म। जो जीवन साथी .com से शादी करता है उनके बारे में कुछ बोलिए। पता नहीं मेरे को, तो मैंने, सच बताऊं, हमको जरूरत भी नहीं है और ना मैंने कभी वो साइट आज तक खोल के देखी है। जो अखंड सिंगल होते हैं, मतलब कि अखंड सिंगल होने का मतलब है उनको कोई काम ही नहीं रहता, ना पुस्तक है। हमारा तो मिंगल ये हैं, हमारी किताबें हैं। ये देखिए आपने, यहाँ पर इधर भी हैं, इधर भी हैं, ये पुस्तकें हैं। इनके साथ हमारा तो रिलेशन है, बहुत बहुत बेहतरीन है। और मैं अपना रिलेशनशिप इनके साथ में और स्ट्रांग कर रहा हूँ धीरे धीरे वक्त के साथ में। क्योंकि जब मैं मरूं, मैं दो चीजें चाहता हूं। या तो मैं पढ़ता पढ़ाता हुआ मर जाऊं, ये चीज है ना, पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं और बस जय सिया राम, राम नाम निकला मुंह से और समाप्त। या फिर मैं भजन करते करते मर जाना चाहता हूँ। तीसरी चीज नहीं, ये ना भाई तुमने हमारी जिंदगी खराब कर दी, खत्म ना, ये चीज नहीं है। तो हमारा तो ये है, तो वहां पे अपना वो जा करके कर देते हैं। अजीब सी स्थितियां हैं। तो कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो ये अपराध है, विज्ञापन पर पाबंदी है। यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, ये एक क्वेश्चन दिखाऊंगा इसके बाद। धारा 5 काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये मुझे लगता है ये PYQ में भी आपकी आई हुई है। धारा 5 में क्या बात बोली गई है? दहेज लेने अथवा देने के करार, करार मतलब एग्रीमेंट्स, है ना, करार मतलब एग्रीमेंट्स, करार मतलब एग्रीमेंट, कि भाई हम आपको दहेज देंगे और आप हमें दहेज देंगे, हम आपसे दहेज लेंगे। इस तरह का एग्रीमेंट कोई करता है, एग्रीमेंट को ही यहां पर कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो। इसी को संविदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविदा कहा जाता है। तो अगर इस तरह का कोई करार करता है, इस तरह की कोई संविदा करता है, इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है कि हम अपनी बेटी की, अपने बेटा की आपसे शादी करेंगे, आप हमें विवाह के पहले, विवाह के बाद या विवाह के समय इतना पैसा देंगे, ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ करेंगे। सर आप मानसिक गुलाम लग रहे हैं। अरे भाई पागल हो गए हो क्या? मैं मैं मानसिक गुलाम नहीं हूं, मैं राम गुलाम हूं। और मेरी विचारधारा से शायद आप अवगत नहीं है। ये थोड़ी बहुत मस्ती चल रही है क्लास में, इसको सीरियस मत लेना। हाँ, मानसिक गुलाम नहीं कहते उसको। हम्म। हाँ, ठीक है। हमारे बारे में संभवतः आप जानते नहीं हैं, या शायद क्लास में आप पहली बार आए हैं, इसलिए ऐसा शब्द बोल रहे हैं कि आप मानसिक गुलाम लग रहे हैं। हाँ, आप पढ़िए एक बार। जब आप हमारे विचारधारा को जानेंगे और हमारे गुरुजनों की विचारधारा को जानेंगे, तब आप अब विस्मृत हो जाए, आप मतलब चकित हो जाएंगे कि क्या बात है, कैसी बात है ये चीज। तो यहां पर ध्यान रखना है, दहेज लेने तथा देने के करार आपके शून्य होंगे। यानी कि अगर कोई कहेगा कि ऐसा है, तो उसकी कोई मान्यता नहीं होगी। एग्रीमेंट्स फॉर टेकिंग एंड गिविंग डाउरी विल बी वॉइड, विल बी वॉइड। हाँ, विल बी वॉइड। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, आपको अच्छा लगेगा देख करके, मजा आ जाएगा। हाँ, आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन देख करके। हम्म। हाँ, एक क्वेश्चन आप देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कहाँ गया भाई? हम्म। हाँ 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 हाँ। ओहो हो, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा।
चलो अभी वो शायद क्वेश्चन है नहीं हमारे पास, देखेंगे चलो बाद में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमको, ये आपको अच्छे चीजें समझ लेनी है। उसके बाद हमारे पास एक चीज आ जाती है जिसको मैं हालांकि आपको बता करके आ चुका हूं, परंतु फिर भी मैं आपको यहां पर बताने का थोड़ा सा प्रयास करता हूं, थोड़ा सा दिमाग में इसको रखिएगा आप, कि जब हम दहेज की बात करते हैं, जब हम डाउरी की बात करते हैं, हाँ देखिए ध्यान से, तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहां पर हमको धारा 80 याद रखनी है बीएनएस की। किसकी? धारा 80 याद रखनी है बीएनएस की। धारा 80, देखो एक एक मृत्यु होती है दहेज मृत्यु। मुझे एक बार आप बताओगे कि दहेज मृत्यु किस मृत्यु को माना जाता है जो विवाह के कितने दिन के भीतर होनी जरूरी है, कितने साल के भीतर होनी जरूरी है? डाउरी डेथ, डाउरी डेथ के बारे में बात की जा रही है। ये अगर आप आईपीसी में इसको देखो तो आईपीसी के सेक्शन 304 बी में ये हुआ करता था, या ख में इसको कहा जाता था, परंतु अभी आईपीसी नहीं है, तो ये आपकी बीएनएस की धारा सेक्शन 80 के अंतर्गत ये दिया गया है। किसके अंतर्गत दिया गया है? 80 के अंतर्गत दिया गया है। तो दहेज मृत्यु, तो दहेज मृत्यु ऐसी मृत्यु होती है जो विवाह के 7 वर्ष के भीतर हो जाती है। 7 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, फिर उसका मामला अलग जाता है। तो शादी के 7 साल के भीतर जलाकर या चोट पहुंचाकर, शारीरिक चोट पहुंचाकर के विवाहित महिला की मौत को अंजाम देना, संदिग्ध परिस्थितियों में, एक ऐसी स्थिति हो जो नॉर्मल कंडीशंस ना हो में, और डेथ होने से पहले दहेज की मांग हो और उसके साथ में क्रूरता की गई हो पति द्वारा या पति के नातेदारों द्वारा, यानी रिलेशन जो होते हैं पति के साथ, पति के रिश्तेदार कौन होते हैं? तो उस महिला के लिए क्या हो सकते हैं? सास हो सकती है, ससुर हो सकता है, ननद हो सकती है, देवरानी हो सकती है, जेठानी हो सकती है, और तमाम और भी संबंध हो सकते हैं। तो इनके द्वारा ऐसा अगर रहता है तो वो दहेज मृत्यु है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि दहेज मृत्यु का विवाह के 7 वर्ष के भीतर होना आवश्यक है। क्या है? विवाह के 7 वर्ष के भीतर, किसके भीतर? विवाह के 7 वर्ष के भीतर होना आवश्यक है। अगर 7 वर्ष से ज्यादा हो जाता है फिर वो दहेज मृत्यु में काउंट नहीं होता है, बाकी मुकदमे इत्यादि आपके चलते रहते हैं। दूसरी बात है इसी में दहेज मृत्यु में कि या तो जलाकर मार दिया गया हो या शारीरिक चोट पहुंचाई गई हो। क्या है? आपकी बॉडीली उसको हर्ट किया गया हो। ठीक है। तीसरी बात है जो मौत होनी चाहिए वो असामान्य परिस्थितियों में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए? असामान्य परिस्थितियों में। असामान्य परिस्थितियों में वो डेथ होनी चाहिए। और साथ में एक पॉइंट इसमें और ऐड कर लीजिए, मौत से पहले दहेज की मांग हो, मौत से पहले उस महिला के साथ में क्रूरता करी गई हो, क्रुएलिटी करी गई हो और दहेज की मांग की गई हो। क्या की गई हो? दहेज की मांग की गई हो। किनके द्वारा? तो पति के द्वारा या पति के नातेदारों द्वारा। तो ये क्या कहलाती है? इसको मैंने लिखवा रखा है आपको बीएनएस में, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहां पर एडिशनली ऐड कर रहा हूं मैं, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख लें। तो यहां पर ये समझ लेना जरूरी है, इसको आपको जान लेना जरूरी है। यहां तक की स्थिति आपको क्लियर है? एक बार मुझे बताइए, दहेज की मांग का पता कैसे लगेगा? फोन नहीं करेगी लड़की अपने घर, बताएगी नहीं। हाँ हाँ, पति या उनके नातेदारों द्वारा। एक बार थम्स अप करके बताओ, समझ में आ रहा है ना सब? कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है? हम्म, या क्लियर है? या क्या होता है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, यहां पर ध्यान देखो और समझो अच्छे से यहां पर। हाँ बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर ये थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। ये क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं कई बार, थोड़े से जो अजीब से रहते हैं। दहेज का पति पत्नी या उसके वारिसों के लिए होना, यानी आपसे एक चीज पूछ सकता है, वो आपसे एक चीज पूछ सकता है कि दहेज की संपत्ति पर किसका अधिकार होता है।
तो आपको यहां पर धारा 6 के अंतर्गत यह बात बतानी है कि जो दहेज की संपत्ति, अब दहेज तो ले लिया गया, पर उस पर अधिकार किसका होता है? दहेज की संपत्ति पर अधिकार, दहेज की संपत्ति पर अधिकार, दहेज की संपत्ति पर अधिकार किसका होता है? दहेज की संपत्ति पर अधिकार किसका होता है? तो दहेज की संपत्ति पर जो अधिकार होता है वो किसका होता है? वह महिला का होता है। किसका होता है? महिला का, या आप कह सकते हो पत्नी का होता है। किसका होता है? पत्नी का होता है। पत्नी अगर नहीं रही किसी कारण से, उसको मार दिया गया, उसको जला दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया, वधू का होता है। बिल्कुल। हाँ, तो महिला या पत्नी का, या वधू कह लो, बिल्कुल, या वधू कह लो, या अगर वो नहीं है तो महिला की संतानों का, महिला की संतानों का, महिला की संतानों का, महिला की संतानों का, है ना, या वारिसों का, या किनका होता है? वारिसों का अधिकार होता है। वारिसों का, वारिस जो होते हैं उनका अधिकार होता है। और अगर ऐसा हो गया कि महिला को मार दिया गया, महिला को मार दिया गया, बालक नन्हे कुछ हुए नहीं, तो वो संपत्ति फिर किसके पास जाएगी? तो वधू के माता पिता के पास। किसके पास जाएंगे? वधू या महिला के माता पिता का, के माता पिता का, के माता पिता का अधिकार होता है, माता पिता का होता है। यह बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। यह धारा 6 कहती है कि दहेज की संपत्ति पर अधिकार महिला का, पत्नी का या वधू का, या उसकी संतानों का, या इन दोनों के न होने की स्थिति में किसका होता है? वधू या महिला के माता पिता का होता है। यदि कोई व्यक्ति, अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, इन दोनों को ध्यान रखें। तो यहां पर देखो क्या लिखा गया है कि दहेज की पत्नी या उसके वारिस, दहेज का पत्नी या उनकी वारिसों के लिए होना, तो शादी में मिलने वाला सामान, शादी में कन्या को मिलने वाले सामान पर पत्नी या उसकी संतानों का अधिकार होता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है, यदि वधू से अलग कोई अन्य व्यक्ति उसको अपने पास रखता है, सपोज करो बच्चे अभी हुए नहीं, मां बाप अपने घर हैं, उसके अलावा यानी कि पति भी अपने पास रखता है, जैसे कहती है ना, या कार के हाथ ना लगा दियो ना, क्यों? तेरे बाप ने ये मुझे दी है। दी किसकी हो? मैंने राम सर से दहेज प्रतिषेध अधिनियम पढ़ लिया है। दहेज की संपत्ति पर मेरा अधिकार है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 कहती है दहेज की संपत्ति पर पत्नी का अधिकार होता है, स्त्री का अधिकार होता है। हाँ, तो ये गाड़ी मेरी है, आज के बाद तुम ले मत जाइयो। तो ये कहेगा कि राम सर के पास तू ही थोड़ी ही पढ़ती है, हम भी तो पढ़ते हैं। धारा 3 ना पढ़ी मूर्ख। बिना मांगे यदि लड़की के पक्ष वाले लड़के को कुछ देते तो दहेज में काउंट नहीं आती। थप्पड़ मार करके, धप्पा मार करके निकल जाए। देखा, हमने मांगी थोड़ी थी गाड़ी, तुम्हारे पिताजी ने दे दी, अब हम चला रहे हैं, अब इस पर हमारा ही अधिकार, हमको गिफ्ट मिली है, तुम निकलो। हाँ, तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको। तो अब अगर एक बात है, यदि दहेज की है, दहेज की है यानी कि मांगी हुई है, भिखारियों ने मांग रखी है। हाँ, हाँ, हाँ। सर हम ऑफलाइन थम्स अप करते हैं, आपको पता लगता है? नहीं भाई यार, मेरे को कैसे पता लगेगा? मेरे पास कोई दिव्य शक्तियां थोड़ी हैं। हाँ, मैं ऑलवेज मस्त रहता हूँ। हाँ, हाँ, ठीक है। तो अगर वधू से अलग यानी महिला से अलग किसी के पास वो दहेज की वस्तु है, कोई अन्य व्यक्ति उसको लेता है, तो 3 महीने के भीतर उसको वापस करना होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना बहुत अच्छे से। यदि दहेज की संपत्ति महिला से अलग किसी के पास होती है, अगर, हाँ प्रिया, पति का अधिकार नहीं होता। कब नहीं होता? जब उसने मांग करके ली है, मांगते ही वो वस्तु दहेज बन जाएगी। बट अगर उसने नहीं मांगी है, उसके घर की तरफ से किसने नहीं मांगा है, और लड़की के पिता ने वो चीज गिफ्ट के तौर पर दी है, तो फिर भाई का अधिकार है, फिर तुम रोक नहीं सकते, फिर भाई का है। ठीक है, फिर ब्रो कोड हो जाएगा तुम साथ में, यो।
तो 3 महीने में उसको वापस करना होगा। यदि नहीं देता है तो फिर उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाती है। उसके बाद यहां पर आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, यदि दहेज संबंधी मामलों की बात होती है, ये पूछे जाते हैं, अपराधों का संज्ञान यानी कॉग्निजेंस ऑफ क्राइम, हु विल हियर द केस, यानी वो कौन सा मजिस्ट्रेट है, वो कौन से लेवल का न्यायालय है जो इस संबंध में अपराध जो होते हैं उनकी सुनवाई करता है ना, उसकी सुनवाई करता है। तो अगर दहेज संबंधी कोई भी मामला होगा तो महानगरों में, मतलब कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बड़े बड़े शहर हो गए, तो वहां पर एमएम होता है, महानगर मजिस्ट्रेट होता है, और अन्य जगहों पर जेएमएफसी। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि जेएमएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मैंने चलो बता ही दिया। प्रथम वर्ग या श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनवाई कर सकता है महानगरों से अन्यथा स्थानों पर। तो धारा 7 में अपराधों का संज्ञान यानी सुनवाई कौन करेगा, तो महानगरों में महानगर मजिस्ट्रेट, अन्य जगहों पर जेएमएफसी कर सकता है। पर सुनवाई कब करेगा, है ना, मतलब कि अगर किसी के साथ में दहेज को लेकर के कोई अपराध हो रहा है तो सुनवाई कब की जाएगी। सर जी आप दहेज का विरोध गलत करते हैं, लड़का जॉब वाला हो तो बिना जॉब वाली लड़की को निभा लेता है। अरे भाई ये फालतू की चीजें हैं, सब निभाते चले आ रहे हैं। दरअसल क्या है ना, समाज में इतनी तरह की विचारधाराएं चल पड़ी हैं कि क्या किया जाए। कोई भी ना तो सही है ना पूरी तरह से कोई गलत है। हाँ, दहेज का विरोध तब गलत है जब दहेज को लेकर के किसी महिला को प्रताड़ना दी जा रही है। अगर मान लिया एक पक्ष दूसरे पक्ष को बिना मांगे दे रहा है, खुशी से दे रहे हैं, आपस में सहमति है, गिफ्ट के तौर पर दिया जा रहा है, बात अलग है। बट अगर मांग करके परेशान किया जा रहा है, भाई वो हाँ भाई टीवी नहीं आया, अति सूदी बेल्ट एक, तो कितना अजीब लगेगा, अजीब सी स्थिति है ना। और ये स्थिति अगर लगती है कि दहेज का विरोध करना गलत है तो इसको अपनी उस जगह पर जहां पर दहेज की प्रताड़ना झेल रही है कोई लड़की, अपनी बहन को या अपनी बेटी को एज्यूम करके देखो, तब कितना अच्छा लगता है, महसूस करो कितना अच्छा लगता है, बहुत खराब लगता है। तो ये चीजें गलत है, ठीक है। तो सुनवाई कब करेगा तो ध्यान रखना है। तो अगर उसको जानकारी है, अपनी जानकारी पर, मजिस्ट्रेट को अपनी जानकारी मिली है कि कहीं पर ऐसा कुछ हो रहा है, तो जी गुलशन कुमार जी बिल्कुल हो जाएगा उद्धार, क्यों नहीं हो जाएगा भाई, इतनी मेहनत से बढ़ा रहे हैं यहां पर। तो अपनी जानकारी, अगर मजिस्ट्रेट को अपनी जानकारी में कि वहां पर घरेलू आपका दहेज से रिलेटेड कोई अपराध हो रहा है तो वो संज्ञान ले लेगा, या पुलिस कोई ऐसी रिपोर्ट देती है उसके आधार पर, या अपील के आधार पर। किसके आधार पर, अपील के आधार पर। अपील कौन करे, अपील करे एग्रीव्ड पर्सन, वो व्यक्ति, वही महिला करे कि मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, तो उसकी अपील पर ऐसा हो सकता है। या वो ना जा सके तो उसके माता या पिता में से कोई चला जाए, या माता पिता में से कोई नहीं जाता तो कोई नातेदार जा सकता है। नातेदार में कोई भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, चाचा चाची हो सकते हैं, चाचा चाची हो सकते हैं, ताऊ ताई आदि कोई भी हो सकते हैं। ताऊ हो सकता है, ताई हो सकती है ना, मौसी हो सकती है, बुआ हो सकती है, कोई भी, है ना, कोई भी, बुआ फूफा हो सकता है, मौसा मौसी, कोई भी। तो नातेदारों में से कोई भी जाकर के मजिस्ट्रेट के सामने जाकर के अपील कर दे, अपील कर दे। हाँ, अपील कर दे तो वहां पर जाकर के सुनवाई आपकी हो जाती है। क्लियर हुई। या साथ में कोई तीसरा, कोई कल्याणकारी संस्था मतलब कि एक तरह से कोई एनजीओ, और ऐसा एनजीओ जो महिला कल्याण के लिए, महिला कल्याण और उसके अधिकारों के लिए काम करता हो, महिला कल्याण और उसके अधिकारों के लिए कार्य करता है। और किसके लिए, उसके अधिकारों, महिला कल्याण और अधिकारों के लिए कार्य करता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कार्य करता है, ऐसा कोई वेलफेयर इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन जाकर के अपील कर दे कि वहां पर ऐसा ऐसा इस महिला के साथ हो रहा है, तो वहां पर चीजें आपकी हो जाती हैं। तो कल्याणकारी संस्था या संगठन से मतलब केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समाज कल्याण संगठन या संस्था है। तो आपको ध्यान रखना है धारा 7 क्या कहती है, एक बार मेरे साथ रिवाइज करो। सर गिफ्ट तो बहाना होता भाई। अच्छा एक बात बताओ,
तुम तो ऐसा मेरे को ऐसे बोल रहे हो जैसे इस दुनिया में जितने भी ब्याह होते हैं सब मैं करवाता हूँ और मैं ही दहेज दिलवाता हूँ। भाई साहब आप बात सुनो, सरकार तो पागल है, उसको पता नहीं लगेगा। मैं इस दुनिया का सबसे अच्छा बिचौलिया हूँ, मैं कानून भी पढ़ा हुआ हूँ। यार्ड में सारा क्या बोलते हो? पागल हो गए भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा काम है पढ़ाने का। क्या क्या तफरी रहती है तुम्हारे दिमाग में हमेशा? मतलब मेरे को तो ऐसे ब्लेम करते हैं जैसे ये सब कुछ मेरी वजह से गलत हो रहा है। भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, ये देख लो, मैं कोई बिचौलिया थोड़ी हूँ। ना भाई ना, ना ना ना। हाँ हाँ, ठीक है, खूब आनंद से। देखो हमारा एक्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब एक चीज है, अपराधों की प्रवृत्ति, इस चीज को ध्यान रखना है हमको। अपराधों की प्रवृत्ति को हमको ध्यान में रखना है। क्या? अपराधों की प्रवृत्ति यानी कि नेचर, अपराध कैसे होंगे, इस एक्ट के अंतर्गत अपराध कैसे माने जाएंगे, कैसे होंगे, यानी कि यदि कोई, कौन कौन से अपराध हैं इसमें? तो धारा 3 में दहेज लेना और देना अपराध है। धारा 4 में दहेज मांगना अपराध है। धारा 4A में शादी करने के लिए एडवर्टीजमेंट देना अपराध है। और धारा 6 में महिला का जिसका अधिकार है दहेज की वस्तु पर, उसको 3 महीने से ज्यादा अपने पास रखना अपराध है। तो इनमें से कोई सा भी अगर अपराध होता है तो उस अपराध की नेचर कैसी होगी? तो उस अपराध की नेचर होगी, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। क्या होगा? वो आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस कहलाएगा। और कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बहुत क्लियरली ये बात समझा रखी है, बहुत अच्छे से ये बात समझा रखी है, बता रखी है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। क्या कर सकती है? पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो दहेज संबंधी जितने भी अपराध आपके होते हैं वो सारे के सारे संज्ञेय अपराध कहलाते हैं। उनमें जमानत नहीं होती है और वो गैर जमानती है, वो गैर जमानती होते हैं और वो आपके संज्ञेय अपराध होते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है, बहुत अच्छे से आपको जान लेनी है। इज दैट क्लियर? यहां तक की स्थिति आपको क्लियर है? वो संज्ञेय अपराध होंगे और वो गैर जमानती है, नॉन बेलेबल ऑफेंस आपके कहलाएंगे। बताइए बताइए, समझाइए। हाँ, हम्म, क्लियर है? एक बार थम्सअप करके बताओ, फिर हमारी बस 2 ही धाराएं रह गई हैं, आज हमारा हाल में कंप्लीट कर लेंगे। 1-2 मिनट ऊपर नीचे, अभी तो समय है, 10 मिनट का समय हमारा पूरा हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर हो रहा है ना एक्ट बहुत अच्छे से? अरे कविता नहीं, आज तो ये सुना रहे। हाँ दीपिका यादव जी बताइए। सर आप फालतू के कमेंट पढ़ लेते हैं, कोई कमेंट फालतू नहीं होता, जो कमेंट करता है उसके लिए तो अच्छा है ना। हाँ मेहनत करो बेटे, हो जाएगा निश्चित रूप से। बताइए आपका क्या प्रश्न है? या ये मत बोलो भाई यहाँ पे। हाँ, देखो टीचर का काम है टीचिंग स्किल्स को यूज करते हुए अपने बच्चों को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा देना, और वही मैं करने का प्रयास करता हूँ। जब महिला पुरुष को मार देती है तो हत्या होती है, फिर बात खत्म। ये थोड़ा ही है कि इस पे इमोशनल डैमेज का चार्ज, तो कोई भी यार आदमी भी तो मारते हैं औरतों को। आपको क्या लगता है जो चीजें सोशल मीडिया में हाईलाइट हो जाती हैं वही चीजें सब कुछ होती हैं क्या? बहुत, आप दुनिया कहाँ देखी, जाओ तो एक बार दरोगा बनो तब दुनिया देखना, दुनिया की गंदी सच्चाई आपको पता लगेंगी। डन, आगे देखो। धारा 8 में एक बात और भी लिखी गई है। धारा 8 में एक बात लिखी गई है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 3 के अंतर्गत, धारा 3 दहेज लेना और देना, मेरे साथ बोला करो, याद हो जाएंगी आपको चीजें, अपराध है। धारा 4 दहेज मांगना अपराध है के तहत आरोपी बनाया गया है। यदि किसी व्यक्ति को धारा 3 और 4 के अंतर्गत आरोपी बनाया गया है तो जिस व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है उसकी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी
कि वो अपने आप को निरपराध साबित करे, वो अपने आप को नॉन गिल्टी प्रूव करे कि मैंने ये अपराध नहीं किए हैं। अपनी ही, है ना, क्या चीज है, हाँ, क्या करना है, अपने आप को निरपराध साबित करे, ये बात वहां पर लिखी गई है। यदि किसी को नहीं भाई, मैं कोई जस्टिस करने वाला थोड़ी हूं, अब गलत तो दोनों है, पुरुष भी गलत, मतलब महिलाओं ने मेरे को कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी दे रखा कि हमारी तारीफ किया करो। आप देखा करो, मैं महिलाओं के बारे में भी ऐसे ही बोलता हूं जब मेरे को बोलना होता है। मैं बहुत सम्यक उच्चारण करता हूं, सम्यक टिप्पणियां करता हूं, जो मेरी मर्यादा में है वो है, उससे ज्यादा नहीं। ये थोड़ी तुमको खुश करने को कह दूंगा लड़कियां तो ऐसी होती है भाई, बच के रहना, और बाद में वो टिकटॉक वाली ट्यून बजा दूं बाद में, ऐसा थोड़ी होता है। जो बात है वो सही है। सेक्शन 8B लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट, अब ध्यान से सुनो, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट आपका ये है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 8B में दहेज प्रतिषेध अधिकारी, डीपीओ, डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना। सीधे पूछा जाएगा कि डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर यानी कि एक ऐसा अधिकारी जो दहेज से संबंधित अपराधों को बढ़ने से रोकता है, इस एक्ट के बारे में जागरूकता फैलाता है, यदि कोई पीड़ित है तो उसको हेल्प करने का काम करता है, ऐसा एक अधिकारी हमको चाहिए। डीपीओ है ना आपका, क्या, दहेज प्रतिषेध अधिकारी। तो धारा 8B क्या है, डीपीओ, धारा 8B सेक्शन 8B कह लो या 8ख कह लो, डीपीओ की नियुक्ति के बारे में बात करती है। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि डीपीओ को नियुक्त कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। ये बात लिख लीजिए आप यहां पर, ये बात आप यहां, अरे वाह जीते वाह। धारा 8ख या B, दहेज प्रतिषेध अधिकारी, दहेज प्रतिषेध अधिकारी, दहेज प्रतिषेध अधिकारी का अपॉइंटमेंट है, क्या है, अपॉइंटमेंट है। दहेज प्रतिषेध अधिकारी का अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति है। दहेज प्रतिषेध अधिकारी का अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति के बारे में यहां पर चर्चा हो रही है, नियुक्ति के बारे में चर्चा हो रही है। तो नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति करेगी राज्य सरकार। नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति करेगी राज्य सरकार। स्टेट गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है, यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। कौन नियुक्त करेगा, स्टेट गवर्नमेंट नियुक्त करेगी, स्टेट गवर्नमेंट नियुक्त करेगी। कितने, तो जितने की जरूरत है, कितने, जितने की जरूरत है उतने आपके कर सकती है। कितने, तो जितने चाहे, जितने चाहे, जितने की भी नीड है उतने को अपॉइंट कर सकती है, यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसी में आपके सेक्शन 8B में डीपीओ के कार्य और शक्तियां हैं, यानी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के जो ऑफिसर हैं, जो ऑफिसर है, हाँ वो क्या है, वो फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर है। जैसे एक्ट के प्रावधानों का पालन हो रहा है या नहीं, इस चीज को वो कंफर्म करता है, यानी कि इस एक्ट के सुचारू ढंग से चलने को वह रेगुलेट करता है, देखता है, इंस्पेक्ट करता है और इसके संबंध में प्रचार प्रसार करता है। दहेज लेना देना, उसका दुष्प्रेरण या मांग को यथासंभव रोकने का प्रयास करता है, यानी दहेज से संबंधित अपराधों को रोकने का वह प्रयास करता है। यह बात ध्यान से देखें। आरोपी यानी कि दहेज, आरोपी तो उसके संबंध में साक्ष्यों को जुटाता है। यदि किसी को आरोपी बनाया गया है, आरोपी के संबंध में साक्ष्यों को, सबूतों को, यानी कि एविडेंसेस को कलेक्ट करने का काम करता है। और अगर राज्य सरकार इसके अलावा कोई काम देती है, कोई फंक्शंस करने के लिए देती है, तो उनको करने का यह कार्य करता है। यह आपका सेक्शन 8B में बताया गया है, ठीक है। हाँ ठीक है, ये ध्यान रखें। अब यहां पर एक पॉइंट आपको देखना है, समय हो गया है कोई बात नहीं, पढ़ने पे ध्यान दो। उनको भागने ही जल्दी रहती है, फिर कहते हो दरोगा बनना है। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है भाई, जानबूझ करके मैं इसमें थोड़ा सा चीजों को एक्स्ट्रा बताता हूं, क्यों, जिससे आपको समझने में आसानी हो। थोड़ा सा मैं इसको रुचिकर बनाने का प्रयास करता हूं। समय हो गया है, हो जाने दो, अभी नहीं समय हुआ है, अभी 4 मिनट बचे हुए हैं। अब एक चीज है,
अगर किसी को डीपीओ नियुक्त किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, किसी को डेवरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफिसर नियुक्त किया जा रहा है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया जा रहा है, हाँ नियुक्त किया जा रहा है, तो उसको हेल्प करने के लिए राज्य सरकार एक एडवाइजरी बोर्ड का गठन करती है या एडवाइजरी बोर्ड की नियुक्ति करती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि सेक्शन 8B में क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा दहेज प्रतिषेध अधिकारी। आप महसूस करना, हाँ आप महसूस करना कि आपको सारी धाराएं याद हो चुकी हैं। जितने आप में से बोल रहे हैं ना, जैसे रंजना पांडे जी बोल रही हैं कि सर आप बात बहुत करते हैं, ये बात जानबूझ करके की जा रही है जिससे ये एक्ट, ये कानून आपको बिल्कुल बोरिंग ना लगे और आपको याद हो जाए। आंख बंद करके, अभी गारंटी है अगर ध्यान से 1 घंटे से लेक्चर सुन रहे हो, धारा 1 से लेकर धारा 8B तक एक एक धारा आपको याद होगी, एक एक धारा याद करो। 1 में क्या है, संक्षिप्त नाम है ना, प्रारंभ और विस्तार है। 2 में दहेज की परिभाषा है। 3 में दहेज लेना देना अपराध है। 4 में मांगना अपराध है। 4A में विज्ञापन पर प्रतिबंध है। 5 में करार शून्य होते हैं। 6 में जो दहेज है उसका महिला और उसकी संतानों के लिए होना होता है। 7 में अपराधों का संज्ञान है। ठीक है, 8 में अपराधों की प्रकृति है। 8 में ही आगे जाकर के ध्यान से देखने की जरूरत है सब चीजें। 8B में आपका क्या है, 8B में आपके दहेज प्रतिषेध अधिकारी के बारे में बात हो रही है। सारी तो याद हो गई हैं, याद हो गई हैं सब, इसीलिए तो सब चीजें हो रही हैं, इसीलिए मैं तरीके से चल रहा हूं। अब बात तो करनी पड़ेगी, बिना बात करे कैसे पढ़ा सकते हैं। आप भी तो देखो कि चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है, कोई फालतू बात नहीं हो रही है। हाँ बस ठीक है। डीपीओ की सहायता के लिए राज्य सरकार एक सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति कर सकता है जिसमें सदस्य, अब देखो कि सलाहकार बोर्ड में कितने होते हैं, मैक्सिमम 5 सदस्य होंगे। कितने, 5 सदस्य, जिनमें 2 महिलाओं का होना जरूरी है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, यह बात आपको समझ लेनी है। हाँ ठीक है, उसके बाद डीपीओ, राज्य सरकार डीपीओ को पुलिस अधिकारी की शक्ति दे सकती है। पूछा जा सकता है कि डीपीओ को एक पुलिस अधिकारी की शक्तियां कौन दे सकता है, तो आपको याद रखना है कि डीपीओ को पुलिस अधिकारी की शक्ति राज्य सरकार द्वारा दी जा सकती है। धारा 9 के नियम बनाने की शक्ति, तो इस एक्ट के संबंध में समस्त शक्तियां कुछ को छोड़कर केंद्र सरकार के पास है। यानी कि धारा 9 में केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति है। किसकी, धारा 9 में केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति है। केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति है, नियम बनाने की शक्ति है। यहां पर एक बात लिखी गई है, कुछ को छोड़कर, तो कुछ को छोड़कर डीपीओ को छोड़कर, क्योंकि डीपीओ को नियुक्त करना, उसको पुलिस की पावर्स देना, ये सब राज्य सरकार के पास है। तो यहां पर धारा 9 में क्या चीज है, केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति है, और धारा 10 में राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति है। दैट्स ऑल, हमारा जो एक्ट है वो आपका पूरा होता है। समय ठीक 6 बज रहे हैं घड़ी में, देख लो। ठीक है, एक बार मैं फटाफट रिवीजन करा देता हूं आपका, फटाफट मैं रिवीजन करा देता हूं। 1 में नाम विस्तार प्रारंभ है। 2 में दहेज की परिभाषा है। 3 में दहेज लेना देना अपराध है। 4 में क्या चीज है, 4 में आपका दहेज मांगने के लिए दंड है। 4A में विज्ञापन पर पाबंदी है। 5 में करार शून्य होते हैं। 6 में आपका, धारा 6 में दहेज का पत्नी और उसके वारिसों के लिए होना होता है। 7 में अपराधों का संज्ञान है। 8 में अपराधों की प्रकृति है। ठीक है, 8B में दहेज प्रतिषेध अधिकारी है। 9 में केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति है, और 10 में राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति है। बताओ कौन सी धारा आपकी समझ में नहीं आई और कौन सी धारा आपको याद नहीं हुई। पूरा एक्ट आपको याद हो गया है। बोलो बोलो, हम बहुत बोलते हैं, मुंह सिलवा के आऊंगा कल से मैं, फिर करा करूंगा फालतू की बातें मत किया करो। हाँ हाँ हाँ, रिवीजन के लिए कर सकते हैं, बट अगर ना चाहें तो ना करें। ऐसे याद हो जाता है पूरा एक्ट। आप तरीके से पढ़ो तो मेरे साथ सही। ओके गाइस, मिलते हैं फिर, अब कल को मिलते हैं।
कल को एक्ट करेंगे कौन सा? घरेलू हिंसा वाला। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइज, बाय।